Hello guys, welcome all of you to lecture number 8 of chapter 4 magnetic effect of current। और प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ट्रेजेक्ट्री किस तरह की होगी चार्ज पार्टिकल की, लॉरेंज फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा और इस तरह से ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर होगी। जब कभी 90 के एंगल पर आएगा, 0 180 पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कल की क्लास में आपको बताए हैं। आपको बिल्कुल क्लियर है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। आप सभी को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगाना आता है और आप सभी को ट्रेजेक्ट्री। आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 2 मार्क्स के अंदर या 1 मार्क्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की आज हम बात करके मैं आपको फिर हेलिकल पाथ के बारे में आज बताऊंगा। जब थीटा एंगल पर 90 के एंगल पर आता है तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है। अगर 0 180 पर आता है तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस में कोई फोर्स नहीं लगता है। इसके अलावा 90 0 और 180 के अलावा किसी थीटा एंगल पर एंट्री करी हो तो किस तरह का पाथ होगा पार्टिकल का, वो भी आपके एग्जाम में है। बस साइक्लोट्रॉन कटा है यहां से, तो साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम्स के लास्ट में पढ़ा दूंगा आपको, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको कोई भी परेशानी ना आए भाई। तो लेकिन अभी सिलेबस में नहीं है, तो जो चीज अभी सिलेबस में नहीं है उसे नहीं पढ़ रही है। और मैं आपको बता दूं यहां पर कि आपको मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया था, मैं उसकी डेफिनेशन यहां लिखवा रहा हूं आपको कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को किस तरह से यूज किया जाता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कह रहा था, अगर लेफ्ट हैंड को इस तरह से, लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर को और सेंट्रल फिंगर को और थंब को अगर इस तरह से स्ट्रेच किया जाए कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then if 4 finger is in the direction of magnetic field, central finger is in the direction of current, then the thumb represents the direction of force on moving charge particle। तो यही बता रहा है हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और इसलिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर। It states that, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है, it states that if we stretch our left hand such that the forefinger, central finger and the thumb are mutually perpendicular and if forefinger points the direction of magnetic field and central finger is in the direction of current, central finger is in the direction of current, then the extended thumb gives the direction of on the moving charge particle, तो हर एक बच्चे को बिल्कुल ये फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर रहे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस तरह से लगाना है। हर बच्चे को ये रूल लगाना आना चाहिए ताकि वो सारे क्वेश्चंस को टैकल कर सके। तो ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन रही। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की ये डेफिनेशन हर बच्चा क्लियर कर सकता है, हर एक बच्चे को समझ में आई होगी।
और वो याद करें इस डेफिनेशन को, पेपर में आपसे पूछी जा सकेगी और पेपर में आपको इसका यूज करना होगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भाई, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हर बच्चे को यूज करना आता है। और अब कई सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा, तो 4-5 क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जिसमें आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज करेंगे, यहाँ पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। और जो ट्रेजेक्टरी पढ़ाई थी, रेडियस का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, उन पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका रेडियस कम होगा, उन सभी आंसर्स को टैकल करना है, उन सभी क्वेश्चंस को करना है आपको। जैसे क्वेश्चन ये कहा गया है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा आपके सामने, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है भाई, खास बात, एंटर्स एट राइट एंगल, एंटर्स एट राइट एंगल, दोनों ही राइट एंगल पर परपेंडिकुलर आए हैं, विद सेम स्पीड आए हैं, विद सेम स्पीड आए हैं, विद सेम स्पीड पर आए हैं। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन परपेंडिकुलरली एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और दोनों की स्पीड भी क्या है, सेम है, दोनों की स्पीड भी क्या है, यहाँ पर सेम है। तो एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सेम स्पीड एंड ए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड भाई। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको ये कहा गया है नंबर एक बात, आपको नंबर एक बात ये कहा गया है, ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ करिए भाई, दोनों की ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करिए। और दूसरी बात ये पूछी गई है आपसे, दूसरी बात ये पूछी गई है कि उनके रेडियस की रेशियो बताइए भाई, वो जिस सर्कल में घूमेंगे या जैसा भी उनका पाथ होगा, रेशियो ऑफ रेडियाई बताइए भाई, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई का मतलब भाई, रेडियाई प्लूरल वर्ड हो गया है, रेडियस मतलब किसी एक का रेडियस और रेडियाई का मतलब हो गया दोनों के रेडियस की रेशियो बताइए भैया। तो ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर कैसे दिखाएंगे आप, ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करके दिखाने के लिए आप इनवर्ड या आउटवर्ड, भाई क्वेश्चन ने तो ये नहीं कहा कि किस तरह की है, आपको तो बस ये बताना है कि दोनों अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं, सेम स्पीड से एंटर करते हैं, तो कैसी ट्रेजेक्टरी होगी। तो मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कंसीडर कर ली है, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए प्रोटॉन आया है, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए भाई ये प्रोटॉन आया है, तो प्रोटॉन आया है इस तरह से, और इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी इसी डायरेक्शन में एंटर कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन ने भी इसी डायरेक्शन में एंट्री करी है, तो इलेक्ट्रॉन ने भी इसी डायरेक्शन में एंट्री करी है, प्रोटॉन ने भी इसी डायरेक्शन में एंट्री करी है, दोनों की स्पीड भी सेम है, दोनों राइट एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं। भाई किस डायरेक्शन में घूमेगा, किस डायरेक्शन में घूमेगा, ये जानने के लिए लगाने की जरूरत है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस तरह से लगाया जाए कि ये प्रोटॉन जब यहाँ एंटर करने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड तो पेपर के इनवर्ड है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड, तो क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन जाएगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा, तो फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही रहेगी। और अपवर्ड, थंब कह रहा है अपवर्ड, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, और ऊपर की तरफ फोर्स, भाई क्वेश्चन को रब कर देता हूं भाई, क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे, एक तो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी है, दूसरी रेडियस की रेशियो बतानी है, तो सभी को ये पता है कि क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, और इसलिए मैंने ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड बना दी। सारे क्रॉस इक्वली स्पेस्ड है, बराबर डिस्टेंस पर है, एक क्रॉस एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पैरेलल लाइंस हैं, बहुत सारी पैरेलल लाइंस बोर्ड के अंदर जा रही है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जब ये प्रोटॉन आया है, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में यहां तक आया, और प्रोटॉन आने के बाद मैंने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया कि फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला है, और इसलिए जो प्रोटॉन आएगा वो ऊपर की तरफ सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में घूमेगा और बाहर चला जाएगा। भाई ऊपर की तरफ प्रोटॉन आएगा और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में घूमकर ये प्रोटॉन बाहर चला गया है, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आया होगा क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है, कोई वर्क डन नहीं हुआ होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया होगा, बस सर्कुलर पाथ में घूमकर बाहर चला गया। भाई और इस सर्कुलर ट्रेजेक्टरी की, ये जो सर्कुलर पाथ इसने फॉलो किया है, इस सर्कुलर पाथ का एक रेडियस रहा होगा जिसकी बात हम करने वाले हैं। भाई तो इसका एक रेडियस रहा होगा और उसी रेडियस की हम बात करेंगे कि इस तरह की सर्कुलर ट्रेजेक्टरी की अगर बात करी जाए
तो कितना जो इसका रेडियस रहा होगा। रही बात इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के लिए सभी बच्चों ने ऐसे सोचा, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है करंट उससे अपोजिट में जाता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है मगर करंट इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा भाई। तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी और डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। कल भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स किए थे, सभी बच्चों को इसलिए ये क्लियर रहेगा। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ घूमेगा भाई, इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में जाएगा लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा और बाहर जाएगा। इसकी भी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी भी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रोटॉन की ट्रेजेक्टरी थी, ये प्रोटॉन की ट्रेजेक्टरी थी जो ऊपर बनाई है मैंने, और ये इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी है जो नीचे बनाई है मैंने। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की और एक प्रोटॉन की ट्रेजेक्टरी इस तरह से ड्रॉ कर दी है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। रही बात रेडियस किसका ज्यादा होगा, रही बात रेडियस किसका ज्यादा होगा, ये आंसर भी करना था आपको। और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों सेम स्पीड से आए हैं, ये भी उतनी स्पीड से है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं, दोनों राइट एंगल पर आए थे। और रेडियस का आपको याद आए भाई फॉर्मूला, रेडियस की रेशियो बतानी है। फर्स्ट पार्ट में ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी थी, फर्स्ट पार्ट का आंसर है दे फॉलो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, दे फॉलो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी, दे फॉलो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी एज शोन। तो इस तरह की सर्कुलर ट्रेजेक्टरी वो फॉलो करेंगे जो मैंने आपके सामने शो कर दी है। तो ये सर्कुलर ट्रेजेक्टरी ये फॉलो करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। और दूसरी बात आई रेडियस की, तो सेकंड में रेडियस की बात आई है भाई। रेडियस का फॉर्मूला कल डिराइव किया था भाई, बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं हो पाएंगे और कभी भी फॉर्मूला रटना भी नहीं चाहिए है। रेडियस का अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड में जब आया है तो QVB क्या लगाया गया है, फोर्स, साइन 90 पर 1 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल आया है तो QVB क्या लगा है, इस पर फोर्स लगा है। और यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए, mv²/r के इक्वल रख देना भाई। वेलोसिटी से वेलोसिटी कटने के बाद रेडियस का आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, उससे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सारे याद आ जाएंगे आपको। तो फॉर्मूला बिल्कुल रटने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ कर करें कि किस फॉर्मूला आया कहां से था, क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया था फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए भाई। तो रेडियस इज इक्वल टू mv/qv फॉर्मूला होता है। इसने कहा है सेम स्पीड से आए हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम होता है। यहां पर लिख लिया जाए चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यहां पर लिख लिया जाए चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड तो चार्ज का दोनों पर सेम है, नेचर अलग था, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज, इसलिए एक ऊपर घूम गया एक नीचे घूम गया, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है भाई चार्ज का। और ऐसा था तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी, चार्ज कांस्टेंट है दोनों के लिए, मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों के लिए, स्पीड सेम है दोनों के लिए, बच गया है भाई रेडियस। और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है किसके, मास के। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है किसके, मास के। जिसका मास ज्यादा होगा उसी का रेडियस भी ज्यादा होगा। मास तो प्रोटॉन का ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए रेडियस भी प्रोटॉन का ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से। इतना आंसर करना होता तो डायरेक्ट हो गया। रेशियो फाइंड आउट करनी है तो भाई आप कहेंगे R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, तो भाई प्रोटॉन का रेडियस प्रोटॉन के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और भाई इलेक्ट्रॉन का रेडियस इलेक्ट्रॉन के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए भाई, दोनों इक्वेशंस को अगर क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो भाई प्रोटॉन का रेडियस डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का रेडियस इज इक्वल टू, भाई डिवाइड करने पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटकर इक्वल आ जाएगा क्योंकि दोनों में सेम कांस्टेंट्स आएंगे, वो कैंसिल होंगे। और भाई मास प्रोटॉन का और डिवाइडेड बाय मास इलेक्ट्रॉन का। और आपको अगर सिर्फ ये बताना होता किसका रेडियस ज्यादा होगा तो प्रोटॉन का ज्यादा होगा क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन आपको तो रेशियो बतानी है भाई, ये प्रोटॉन का मास अपॉन में इलेक्ट्रॉन का मास, आप इनकी वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 into 10⁻⁻27 kg एंड इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10⁻31 kg। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, ऐसे लिख लीजिए, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 1840 गुना है। प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा मास है उसका, 1840 गुना है।
और भाई ये इससे अगर कैंसिल हो जाए, ये अगर इससे कैंसिल कर दिया है हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से, तो ये आपने ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करी थी, कौन सा किस डायरेक्शन में घूमेगा ये तो आपने बता ही दिया, कौन सा किस डायरेक्शन में घूमेगा ये भी आपने बता दिया, और किसका रेडियस ज्यादा होगा ये भी आपको पता चल गया है, और एग्जैक्ट रेशियो पूछी है भाई, अगर एग्जैक्ट रेशियो ही पूछी है इसके अंदर, इस केस में एग्जैक्ट रेशियो पूछी थी अगर इस तरह से, तो रेशियो भी फाइंड आउट करी हमने कि भाई प्रोटॉन के रेडियस की रेशियो डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन के रेडियस की रेशियो 1840:1 में 1840:1 है। अगर प्रोटॉन अपॉन में इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन अपॉन में प्रोटॉन पूछा होता तो 1:1840 आंसर आपका आ जाता भाई। हर बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियरली भाई समझ में आया है, हर बच्चे को क्लियर है, सभी को क्लियर रहेगा ये, किसी को कोई डाउट ना हो भाई। टेस्ट में बेहतरीन मार्क्स लेकर आने हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर आपके आएंगे इस तरह की प्रैक्टिस के साथ। तो सभी बच्चे संडे टेस्ट के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें भाई। जो टेस्ट में इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाएगा, उसे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा सा सीरियस नहीं है अपने एग्जाम्स को लेकर, और एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं आपके सामने भाई। एक और क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो रखा था, इसमें आपने जाना कि किस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को लेकर भाई, तो मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखूंगा। क्वेश्चन ने कहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंपैरिजन करना है। तब तक दिमाग लगाइए, प्रोटॉन कौन सा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन कौन सा पार्टिकल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास की क्या रिलेशन है, क्या दोनों का मास सेम है, क्या दोनों का मास डिफरेंट है, डबल है, ट्रिपल है, क्या रिलेशन इनके अंदर बन रही है भाई। और ये क्वेश्चन में कहा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम मोमेंटम से आए हैं भाई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके सामने सेम मोमेंटम से एंटर कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली आए हैं भाई। तो सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम मोमेंटम से आए हैं और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आए हैं, मतलब इनकी वेलोसिटी ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है। और ऐसा करने के बाद आपसे इनके रेडियस की रेशियो पूछी गई है, आपसे इनके रेडियस की रेशियो पूछी गई है कि रेडियस किसकी की क्या रेशियो रही होगी भाई। ट्रेजेक्ट्री नहीं पूछी तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। वैसे आपको बता दूं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन तो आप जानते ही हैं भाई, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का आइसोटोप है, उसे आयनाइज कर दीजिए भाई। तो हाइड्रोजन होता है तो उसका हाइड्रोनियम आयन बनता है, और भाई न्यूट्रॉन बना है और ट्रिटियम होते हैं, तो इनको आयनाइज करने पर तो हाइड्रोजन के पास H11 एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। H12 के अंदर एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है एक न्यूट्रॉन भी है भाई। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये प्रोटॉन के बराबर इसका चार्ज है, मगर मास न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से डबल है भाई, क्योंकि प्रोटॉन तो अकेला था, जबकि न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी है, और एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का मास नियरली सेम है, और इसलिए मैं कहूंगा न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से डबल है। बट इस क्वेश्चन में तो हमें मोमेंटम सेम कह दिया गया है भाई। मैं थोड़ा अलग तरीके से फॉर्मूले को यूज कर लूंगा। मुझसे कहा गया है रेशियो ऑफ रेडियाई बताइए, रेशियो ऑफ रेडियाई बताइए। अगर आपको ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करने के लिए कहा जाता, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, बट किसका रेडियस ज्यादा होगा किसका रेडियस कम होगा, ये समझने के लिए फॉर्मूला क्या लगाया गया भाई। रेडियस का फॉर्मूला तो mv/q आया है आपके पास। इस क्वेश्चन में अगर ये कहा होता कि सेम स्पीड है तो हम यहाँ पर देखते इस फॉर्मूले को, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, सेम मोमेंटम है दोनों का मोमेंटम अगर सेम है भाई, ध्यान से देखिए, ये ऊपर मास इनटू में वेलोसिटी, ये मोमेंटम ही तो है भाई। तो मास इनटू में वेलोसिटी अलग अलग क्यों लिखे, मोमेंटम को mv इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि मास और वेलोसिटी, मास डिफरेंट हो सकते हैं, वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है, तो ये फॉर्मूला लगाऊं। पर इस बार मास कुछ भी हो वेलोसिटी कुछ भी हो, उनका प्रोडक्ट मोमेंटम सेम दे दिया गया है दोनों का, तो p मोमेंटम दोनों का सेम है, मोमेंटम दोनों का इस केस में सेम है। मोर ओवर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, मोर ओवर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई यहाँ पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन।
चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, दोनों का चार्ज सेम है। तो भाई इस केस में मैं आपको बता दूं मोमेंटम दोनों का वैसे ही सेम है भाई, यहां पर Q चार्ज दोनों का सेम ही है और यहां पर B मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए क्या है, सेम है। और भाई जब ये सेम मोमेंटम से आए हैं तो भाई मैं आपको बता दूं कि यहां पर R तो कांस्टेंट हो गया भाई, जब दोनों का मोमेंटम, भाई मैंने mv अपॉन में qb वाले इस फॉर्मूले को mv को मैंने p मोमेंटम लिख दिया, चार्ज q है, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का चार्ज सेम है, दोनों B सेम मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं, राइट एंगल पर आए हैं, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी दोनों की और रेडियस दोनों का सेम होगा क्योंकि P मोमेंटम दोनों का सेम, चार्ज सेम मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं, सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पर कुछ भी चीज इनके लिए अलग नहीं है। हालांकि इनका मास अलग अलग रहा होगा भी, सभी बच्चे ध्यान दें, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से डबल है, लेकिन फिर वेलोसिटी उसकी हाफ दी होगी उसने। इस क्वेश्चन में दोनों की स्पीड सेम नहीं रही होगी, भाई कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट करे अपने अंदर कि वेलोसिटी सेम रही होगी और मास मोमेंटम कैसे, जिसका मास ज्यादा है उसको कम स्पीड दी होगी इसने, जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास कम है उसको ज्यादा स्पीड दी होगी, ताकि मोमेंटम दोनों का क्या रहे, सेम। तो ये ओवरऑल मोमेंटम दोनों का सेम है, तो भाई इसलिए रेडियस तो कांस्टेंट है। और भाई कोई पूछे प्रोटॉन का रेडियस बटे में न्यूट्रॉन का रेडियस, rp प्रोटॉन के लिए, rd न्यूट्रॉन के लिए, और भाई 1/1 ये तो 1:1 आ गया भाई, दोनों का ही जो रेडियस है वो सेम रहा होगा, 1:1 की फॉर्म में रहा होगा भाई। तो ये सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो भाई ये बात भी। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा भाई, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये सीधी सी बात, ये क्वेश्चंस सारे सभी क्वेश्चंस में रेडियस का फॉर्मूला लगाकर चेक करना है कि भाई किसका रेडियस ज्यादा होगा, ट्रेजेक्टरी किसकी कैसी होगी। 90 पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, राइट एंगल पर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आएगा, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी उसकी, किस डायरेक्शन में घूमेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको बता देगा। फिर मैं ये क्वेश्चंस आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स लेकर ये पूछा जाएगा और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि ये अलग अलग पार्टिकल्स का मास और चार्ज में क्या रिलेशन है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, न्यूट्रॉन, एक और आया भाई बीटा पार्टिकल। भाई मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपके सामने क्या है, सेम स्पीड से राइट एंगल पर आए हैं भाई। तो मैं आपको बता दूं which of the following will describe a smallest circle, सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं भाई। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिएगा भाई, क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया भाई, एक तो आपके सामने अल्फा पार्टिकल है और एक आपके सामने बीटा पार्टिकल है भाई, एक आपके सामने अल्फा पार्टिकल है और एक आपके सामने बीटा पार्टिकल है। अब सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए था कि ये बीटा पार्टिकल क्या है। तो एक आपके सामने अल्फा पार्टिकल है, एक आपके सामने बीटा पार्टिकल है, ये सेम स्पीड से आए हैं, ये सेम स्पीड से आए हैं, स्पीड इनकी सेम है। एक अल्फा पार्टिकल एक बीटा पार्टिकल सेम स्पीड से आए हैं और सेम स्पीड से आने के बाद और खास बात इसके अंदर क्या है, ये राइट एंगल पर आए हैं, दोनों ही राइट एंगल पर आए हैं, राइट एंगल पर परपेंडिकुलर आए हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड में आए हैं, राइट एंगल पर आए हैं। तो दोनों की ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, सर्कुलर होगी, दोनों की ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होगी और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में रेडियस किसका ज्यादा होगा ये रेशियो बतानी हमें, या किसका रेडियस ज्यादा होगा ये बताना है। और भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नया नहीं बनेगा आपके लिए। पहली बात तो अल्फा पार्टिकल में, पहली बात तो अल्फा पार्टिकल कौन होता है, अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम भाई। हीलियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए भाई, ऐसा करने पर जो आयन मिलेगा उसे अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए उसका मास प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स है भाई। मैं इंफॉर्मेशन स्टार्ट करता हूं भाई लिखनी। क्वेश्चन कहा गया रेडियस कंपैरिजन करने के लिए हमें इससे पहले इनके बारे में पता होना चाहिए भाई। क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज से डबल है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं हीलियम में से तब बना है, तो ऐसे केस में चार्ज अल्फा पार्टिकल पर प्रोटॉन से डबल है, 2e के बराबर भाई। 2e के बराबर चार्ज है एक अल्फा पार्टिकल पर, 2e के बराबर चार्ज है एक अल्फा पार्टिकल पर। उसके बाद बात करी जाए चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल में, चार्ज ऑफ, इससे पहले मास की बात कर लेते हैं भाई।
इससे पहले मास की बात कर लेते हैं। मास की बात कर ले जाते हैं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल भाई, अल्फा पार्टिकल का मास कितना है भाई? अल्फा पार्टिकल का जो मास है ना वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स है भाई। इस तरह से कंपैरिजन करेंगे हम। उसके बाद चार्ज की बात आई, चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल में, चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल, ये बीटा का साइन है, बीटा पार्टिकल। अरे बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन होता है एक तरह का। आगे चलकर जब न्यूक्लियाई चैप्टर पढ़ेंगे, बॉम्ब बनाना सीखेंगे हम, तब हम जानेंगे कि ये बीटा पार्टिकल कैसे निकलता है। तो सभी बच्चों को मैं बता दूं कि जब एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, फिजन फ्यूजन की बात जब हम करेंगे, तब हम बात करेंगे बीटा पार्टिकल की, बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, पॉजिट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, गामा रेज, इन सभी की बात करेंगे। एनर्जी कैसे निकलती है, अल्फा पार्टिकल कैसे निकलता है। और बात करेंगे कि अभी जो कुछ दिनों पहले लेबनान जो कंट्री है उसके बेरूत में जो धमाका हुआ, वो किस तरह का धमाका था, ये आप कर सकते हैं। इस तरह का धमाका हम बम बनाना जो है वो सीखेंगे चैप्टर में। बस आपको यूरेनियम लाना पड़ेगा अपने यहाँ से भाई। तो चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल की बात करी जाए भाई, चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल की बात करी जाए। बीटा पार्टिकल तो एक तरह का इलेक्ट्रॉन है भाई, तो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर भाई। बीटा पार्टिकल एक तरह का इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, बट हमें तो मैग्नीट्यूड की बात करनी थी इस वक्त, तो ये एक इलेक्ट्रॉन भाई। और मास भाई, बीटा पार्टिकल एक तरह का जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए, मास ऑफ बीटा पार्टिकल की बात करी जाए, तो मास ऑफ बीटा पार्टिकल की बात करी जाए तो वो इसका मास इलेक्ट्रॉन वाला मास होगा। तो सभी ये पहली बात तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन भाई, चार्ज कितना है और मास कितना है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज, मास और बीटा का चार्ज और मास आप सभी के सामने है। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं रेशियो क्या होगी। और इस केस में कहा गया था भाई सेम स्पीड से आए हैं, रेडियस का फॉर्मूला तो mv/qb होता है। मैं देख पा रहा हूं कि भाई यहां पर मास सेम नहीं है, यहां पर चार्ज सेम नहीं है, दोनों की स्पीड सेम है और मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यानी v सेम है और b सेम है। ये डिपेंड करता है मास और चार्ज पर, m, और बाकी चीजें कांस्टेंट हो गई हैं। तो एक बार जब फॉर्मूला लगाया आपने बीटा पार्टिकल के रेडियस के लिए, तो बराबर है मास किसका भाई, जो वो प्रोटॉन का, और डिवाइडेड बाय चार्ज भी किसका भाई, प्रोटॉन का। उसके बाद भाई डिवाइड करूं रेडियस किसका, ये सॉरी ऊपर अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है, तो अल्फा पार्टिकल का मास और अल्फा पार्टिकल का चार्ज। और बात करेंगे बीटा पार्टिकल की, तो बीटा पार्टिकल का मास और डिवाइडेड बाय बीटा पार्टिकल का चार्ज। और ऐसा है तो अल्फा पार्टिकल का मास मैंने बताया प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स लिख लीजिए भाई, और चार्ज उसका प्रोटॉन से 4 दुगना लिख लीजिए भाई। बीटा पार्टिकल कुछ और नहीं इलेक्ट्रॉन है और चार्ज उसका E है। और ऐसा करने पर E से E कैंसिल होगा, ये 2 2 जा 4 होगा, 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और बटे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बचेगा यहाँ पर भाई। आप सभी तो जानते ही हैं कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में क्या रिलेशन है, ये आपको क्लियर है भाई। तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस अपॉन में बीटा पार्टिकल का रेडियस इज इक्वल टू बराबर भाई ये 2 टाइम्स मास प्रोटॉन का 1840 गुना लिखा जा सकता है इलेक्ट्रॉन के मास के, और नीचे इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल भाई, अल्फा पार्टिकल बटे में बीटा पार्टिकल की रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे भाई आप इसे, तो 3680 भाई, ये रेशियो आएगी 3680:1 भाई। तो अल्फा पार्टिकल जो आप जो देखेंगे, अल्फा पार्टिकल जो होगा, ये तो मैंने एग्जैक्ट रेशियो निकाल दी। यहाँ पर आपसे पूछा था स्मॉलेस्ट किसका होगा बस, तो भाई आपने देखा यहाँ मास अपॉन चार्ज की रेशियो, तो मास अपॉन चार्ज की रेशियो देखेंगे, इसका मास 4 टाइम्स था, ये 2m अपॉन में E बचेगा और ये m अपॉन E बचेगा। तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस ज्यादा होगा, रेशियो से भी बता सकते हैं। ये अल्फा अपॉन में बीटा की रेशियो ये आई है, अल्फा का रेडियस ज्यादा होगा, बीटा का रेडियस कम होगा भाई। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस क्लियर हैं, सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस क्लियर है भाई। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपसे रेडियस की रेशियो पूछी गई होगी, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप सभी टैकल कर पाएंगे।
इस तरह के क्वेश्चंस को आप सभी टैकल कर पाएंगे, आप सभी बता पाएंगे रेडियस की रेशियो क्या है और क्या फिनोमेनन इसके अंदर रहेगा, किस तरह से आप ट्रेजेक्ट्री देखेंगे और किस तरह से आपको देखना है कि रेडियस किसका ज्यादा कम है। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई कि आपको ट्रेजेक्ट्री देखने के लिए आपको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की जरूरत होगी, तो आप ट्रेजेक्ट्री देख सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री देखने के बाद आपको रेडियस किसका कम ज्यादा है ये भी आप फॉर्मूले से बता सकते हैं। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता था, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। टाइम पीरियड आया था 2 पाई m अपॉन में qb, फ्रीक्वेंसी आई थी qb अपॉन में 2 पाई m भाई, इस तरह से। इसके बाद भाई मैंने कहा चार्ज पार्टिकल 90 पे आएगा तो फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा और ट्रेजेक्ट्री होगी सर्कुलर। चार्ज पार्टिकल 0 या 180 पे आएगा उस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई। एक पार्टिकल जो 180 पर भी नहीं आया है, 0 पे भी नहीं आया है, फिर भी उस पर फोर्स नहीं लग रहा, तो हो सकता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसका चार्ज क्या रहा होगा, 0, न्यूट्रॉन हो सकता है वो। मैं एक और केस आपको कराऊंगा इस तरह का, जिस केस में आपसे ये कहा जाएगा कि एक पार्टिकल है उस पार्टिकल पर चार्ज भी है, वो पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल 0 या 180 पे भी नहीं आया है, चार्ज है, मूव भी कर रहा है और 0 और 180 का एंगल भी नहीं बना रहा, और फिर भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आया, वो सर्कल में नहीं गया, वो सीधा चला गया इस तरह से। ऐसा कौन सा केस हो गया होगा भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आपके सामने आ गया है और मैं आपको ये बता दूं। मान लीजिए कोई ऐसा केस कंसीडर करिए भाई, आप एक केस कंसीडर करिए, इसे कहा जाता है लॉरेंज फोर्स इक्वेशन भाई। आपको मैंने लॉरेंज फोर्स के बारे में बताया और लॉरेंज फोर्स कौन सा था, लॉरेंज फोर्स का मतलब ये था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रही है जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, ये लॉरेंज ने बताया भाई। मान लीजिए जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है भाई। मान लीजिए जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है भाई। अगर ऐसा होगा तो भाई पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर फोर्स लगा सकती है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी प्रोटॉन पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट लगता है, और जब ये पार्टिकल मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इनके ऊपर फोर्स लगाती है। एक ऐसा रीजन सोचिए भाई, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है भाई। फोर्स तो दोनों लगाएंगे भाई इस तरह से। इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं, चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो भाई ये तो बहुत ही पुराना फॉर्मूला है पहले चैप्टर का, और आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है और चार्ज अगर Q है तो उस पार्टिकल पर फोर्स लगा F इज इक्वल टू QE फोर्स लगा भाई। Q क्या है, चार्ज, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इज इक्वल टू QE। इतना फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया होगा चार्ज पार्टिकल पर। अगर Q चार्ज पॉजिटिव है तो जो E की डायरेक्शन है वही फोर्स की डायरेक्शन आएगी भाई, वेक्टर लगाया हुआ ऊपर मैंने। और अगर Q यहां पर कैसा है, नेगेटिव है, अगर Q चार्ज यहां पर नेगेटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे अपोजिट माइनस साइन आ जाएगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा फोर्स भाई। ये बात तो आप पहले से जानते हैं फर्स्ट चैप्टर से। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर इतना फोर्स लगाएगी। वहीं पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी है भाई, और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी भाई। मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, F इज इक्वल टू Q इंटू में V क्रॉस B भाई। F इज इक्वल टू क्या पढ़ा, V क्रॉस B। चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से B मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है
तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। ये लॉरेंज फोर्स हम पढ़कर आए हैं इसी चैप्टर में, और ये ऊपर वाला फोर्स हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है भाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स लगेगा QE। मैग्नेटिक फील्ड में अगर V वेलोसिटी से जाएगा तो फोर्स लगेगा Q इनटू में V क्रॉस V। तो दो फोर्स लग रहे हैं एक पार्टिकल पर। एक ऐसा रीजन कंसीडर करिए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और जहां मैग्नेटिक फील्ड भी है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और जहां मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगा रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा रही होगी, और दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा? F इज इक्वल टू, दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए भाई, दोनों फोर्स को ऐड कर दीजिए। दोनों फोर्स को ऐड करने पर, दोनों फोर्स को ऐड करने पर Q इंटू में E, Q इंटू में E और प्लस Q इंटू में V क्रॉस B, Q इंटू में E एंड Q इंटू में V क्रॉस B। और भाई दोनों में से ये वेक्टर है यहाँ पर भाई, रिजल्टेंट लिया है एक तरह से दो वेक्टर्स का। F फोर्स इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया जाए, दोनों में से Q कॉमन ले लिया जाए तो भाई दोनों में से Q कॉमन लेने पर E बचेगा यहाँ से, और प्लस में Q इंटू में V क्रॉस B भाई, Q इंटू में V क्रॉस B भाई। ये लॉरेंज फोर्स इक्वेशन है, ये लॉरेंज फोर्स इक्वेशन है। एक ऐसा रीजन कंसीडर करिए, एक ऐसा रीजन कंसीडर करिए भाई, ये कंप्लीट है। F इज इक्वल टू Q इंटू में E प्लस V क्रॉस B भाई। तो ये एक ऐसा रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर मान लीजिए तो वहां पर ये दोनों फोर्स लगेंगे और नेट फोर्स ये लगेगा। हम तो ड्रॉ करके समझेंगे भाई, अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूं कि ये कहां पर काम आएगा और किस तरह से पॉसिबल है ये, और कैसी सिचुएशन होगी अगर, कैसी सिचुएशन होगी अगर वहां पर दोनों तरह की, कैसी सिचुएशन होगी अगर वहां पर दोनों तरह के फोर्स लग रहे थे भाई, अगर दोनों तरह के फोर्स लग रहे होंगे। और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक डिवाइस बनाया है मैंने, वेलोसिटी सिलेक्टर भाई। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैंने एक डिवाइस भी बनाया है, वेलोसिटी सिलेक्टर भाई। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है भाई? मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, या कोई भी आपने कुछ ऐसा सेटअप तैयार किया है जो बहुत सारे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, या फिर भाई वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है या वो अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है, बीटा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। तो बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्पीड से आ रहे हैं भाई। मान लीजिए बहुत सारे प्रोटॉन्स आ रहे हैं भाई, यहां से बहुत सारे प्रोटॉन्स आ रहे हैं, किसी की स्पीड बहुत ज्यादा है, किसी की कम है, अलग अलग एनर्जी से आए थे तो अलग अलग स्पीड से आ रहे हैं। आपको उनमें से किसी पर्टिकुलर स्पीड का पार्टिकल क्या करना है? कलेक्ट करना है कि भाई जिसकी स्पीड इतनी है ना, ये सारे तो मेरे पास आ जाने चाहिए, बाकी सारे कहीं और भाग जाने चाहिए भाई ऐसा करना था आपको। मतलब वेलोसिटी सिलेक्टर भाई, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना था इस तरह से भाई। मैंने यहां पर एक ऐसा सेटअप तैयार किया है, मैंने यहां पर एक ऐसा सेटअप तैयार किया है, एक ऐसा सेटअप यहां तैयार किया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से डिनोट कर रहा हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये पेपर के इनवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? पेपर के इनवर्ड है भाई। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पेपर के इनवर्ड है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर रहे भाई। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या कहा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाई, बहुत सारी हो सकती है भाई। मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड हो सकती थी, अपवर्ड हो सकती थी, इस डायरेक्शन में हो सकती थी, इस डायरेक्शन में हो सकती थी। फिलहाल मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करी है भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में भाई। तो ये क्रॉस से तो क्या डिनोट किया भाई मैंने आपको? मैग्नेटिक फील्ड डिनोट किया भाई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है भाई। यहाँ पर अगर ना दिखाई दिया हो तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हम इस तरह से। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भाई, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है आपके सामने। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने रखी गई है। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेड कलर से दिखाई गई है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई। ये आपके सामने क्या डिनोट की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट की गई है, और जो क्रॉस से डिनोट किया गया है वो इनवर्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक ऐसा स्पेस है, यहां पर इस रूम की बात कर लीजिए ना आप भाई, ये बोर्ड जो था ना वो साउथ पोल की तरह है, तो जो सामने वाली दीवार है वो नॉर्थ पोल की तरह है। नॉर्थ से लाइन सामने के बोर्ड के अंदर एंटर कर रही है, इस मोबाइल की स्क्रीन को नॉर्थ पोल मान लीजिए, और ये यहाँ पर मान लीजिए साउथ पोल, और ये यहाँ पर अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ बोर्ड के अंदर लाइन जा रही है, और हमारे कमरे की छत पर पॉजिटिव चार्ज भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट की होगी भाई आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैसे क्रिएट होगी भाई, ये कैपेसिटर की प्लेट मानी जा सकती है ऊपर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैपेसिटर की प्लेट मानी जा सकती है ऊपर, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, और नीचे एक प्लेट है भाई जिस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव भाई। तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और पेपर के इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के इनवर्ड है, इस तरह से। तो दोनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं भाई इसे। इस तरह का सेटअप आपने तैयार कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ E है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ B है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड B है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ B है मान लीजिए भाई। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आए, किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं भाई। बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स आए हैं, सभी बच्चे कंसीडर करें इस बात को। बहुत सारे यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स आए हैं भाई इस तरह से। तो ये बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स में से ऐसे यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं भाई। बीम का मतलब होता है बहुत सारे। गन चलाइए जैसे आप, तो जब गन चलाएंगे बुलेट्स आएंगी 1 2 3 4, मान लीजिए वो अलग अलग एनर्जी से आ रही है, अलग अलग स्पीड से आ रही है। तो ऐसे मान लीजिए भाई यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गन है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थ्रो कर रही है, या अल्फा पार्टिकल थ्रो कर रही है, या प्रोटॉन थ्रो कर रही है। फिलहाल तो मैंने ऐसा मान लिया कि भाई ये इस डायरेक्शन में, फिलहाल तो मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया है, फिलहाल तो इस तरह से कंसीडर कर लिया गया अभी यहाँ पर कि इस डायरेक्शन में मान लीजिए बहुत सारे प्रोटॉन्स आए हैं भाई, बहुत सारे प्रोटॉन्स आ रहे हैं और डिफरेंट स्पीड से आए हैं भाई, डिफरेंट स्पीड से आए हैं। और जब अंदर प्रोटॉन आना चाहता था भाई, सभी बच्चे ध्यान दें इस बात पर, जब अंदर प्रोटॉन आना चाहता है, जब प्रोटॉन अंदर आना चाहता है तो आप ये देखिए भाई, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी भाई इस प्रोटॉन पर। ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन जो है, जैसे ही ये प्रोटॉन अंदर की तरफ आएगा, जैसे ही ये प्रोटॉन अंदर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगी, जिस फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा भाई। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस पर जो फोर्स लगाया है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया होगा भाई। तो ये Fe फोर्स हो गया, ये Fe फोर्स हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, प्रोटॉन पर भी नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी भाई। Fe इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया, Q चार्ज, और मल्टीप्लाई में E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड लिख दिया भाई मैंने इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना फोर्स लगाया भाई, F इज इक्वल टू Q इंटू में E लगाया भाई फोर्स इस तरह से। ये बात सभी को क्लियर है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज पर, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा। ये इलेक्ट्रॉन होता, ये अगर इलेक्ट्रॉन आया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स ऊपर लगाया होता। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है। ये प्रोटॉन v वेलोसिटी से आया है, ये प्रोटॉन कुछ v वेलोसिटी से आया है, तो v वेलोसिटी से जब आएगा भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस पर फोर्स लगाएगी भाई, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है।
और भाई वो तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बता सकता है भाई। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, प्रोटॉन जिस तरफ जा रहा है करंट उसी तरफ है, और थंब कह रहा है अपवर्ड, थंब ने कहा है अपवर्ड। इस प्रोटॉन पर मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगेगा, लॉरेंज फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, वो लॉरेंज फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगेगा। जो लॉरेंज फोर्स इस पर लगेगा वो लॉरेंज फोर्स इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये Fm मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स लगा है वो इसमें ऊपर की तरफ लगा है। और भाई मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो QV भी लिखा जा सकता है, क्योंकि थीटा 90 पर एंट्री करी है तो साइन 90 पर 1 हो गया, QVB इतना फोर्स इसने लगाया भाई। तो भाई जब ऐसे स्पेस के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा जहां पर क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर आया है, ध्यान दीजिए। इस पार्टिकल की वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तीनों परपेंडिकुलर है भाई। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगी। अगर ये प्रोटॉन के बजाय इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर आएगा, सभी बच्चे समझ जाएंगे इस बात को, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर लगाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स फिर नीचे लगाती भाई, क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो सभी बच्चों क्लियर है? इस तरह का सेटअप बनाया है, तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट लगेंगे भाई हमेशा। अब भी दो सिचुएशन है भाई। हो सकता है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया है, हो सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया है ये ज्यादा लग रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स लगाया है उसका मैग्नीट्यूड कम हो, नेट फोर्स ऊपर लगेगा, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। उस केस में, जिस केस में मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा लग रहा होगा। क्लियर है अभी सभी को बात? ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेट वाली ने फोर्स ज्यादा लगाया है और इलेक्ट्रिक वाले ने कम लगाया है। ये पार्टिकल नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता भाई, ये पार्टिकल नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज्यादा हो मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि फिर नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा भाई। ये बात भी आपको क्लियर है भाई। और अगर ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम लगे, अगर ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते, अगर ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम होते, तो ये आपका चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है। अगर ये दोनों, अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स सेम होता तो भाई ये अनडिफ्लेक्टेड चला जाता। भाई कोई मुझे ये बताए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई, मैं आपको बता दूं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एक पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि उस पर चार्ज ही नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी एक न्यूट्रॉन आएगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई। अब की बार ये कह दिया जाए एक पार्टिकल उस पर चार्ज भी है और वो मैग्नेटिक फील्ड में आया, उस पर फोर्स नहीं लगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड में आया है, फोर्स नहीं लगा है, हो सकता है 0 या 180 के एंगल पर आया होगा भाई। तीसरी पॉसिबिलिटी भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उठाकर देखेंगे भाई आप, सारे पॉसिबिलिटी हैं इसके अंदर। तीसरे में ये कहा गया एक चार्ज पार्टिकल है और वो मैग्नेटिक फील्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पर आया है, 0 और 180 पे नहीं आया, और फिर भी अनडिफ्लेक्टेड चला गया, फिर भी अनडिफ्लेक्टेड चला गया, किसी भी डायरेक्शन में नहीं मुड़ा, सीधा चला गया। तो क्या केस हो सकता है? आप ये कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इस केस में देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की
अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाए तो वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। यही वेलोसिटी सिलेक्टर डिवाइस बनाया है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर जो डिवाइस मैंने बनाया है वो इसी पर्पस पर बनाया है भाई, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा सेटअप करूं कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाएं, तो ये सीधा चला जाएगा, अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, और आप इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे भाई इस पार्टिकल की। कैसे भाई? अनडिफ्लेक्टेड, ये केस दोनों फोर्स लग रहे हैं फॉर द पार्टिकल, फॉर द पार्टिकल, फॉर द पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड, फॉर द पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड। वो पार्टिकल जो अनडिफ्लेक्टेड चला गया है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है और जो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया है वो दोनों इसका मतलब इक्वल हो गए हैं, वो दोनों इसका मतलब इक्वल हो गए हैं। और ऐसे केस में ये जो QEB फोर्स लगाया है मैग्नेटिक फील्ड ने और ये जो QE फोर्स लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ये सेम हो गए हैं। चार्ज से चार्ज कैंसिल कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड की जितनी रेशियो होगी वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा भाई। तो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी का पार्टिकल अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप उसकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए कि E अपॉन में B की क्या रेशियो होनी चाहिए। E और B को उस रेशियो में रखने से वो पार्टिकल सीधा चला जाएगा जो आपको सिलेक्ट करना है। या किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपको उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता करनी है कि किसकी कितनी वेलोसिटी है, तो आप देख सकते हैं अभी कौन कितना डिफ्लेक्ट हुआ है उससे अकॉर्डिंग। तो वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब ये पार्टिकल जो अनडिफ्लेक्टेड है इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी। हम कैसे देख पाएंगे ये सीधा क्यों गया? क्योंकि इस पर ये दोनों फोर्स, क्योंकि इस पर ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए हैं और इसीलिए ऐसा देखने को मिला है भाई। ये बात भी हर बच्चे को क्लियर है, तो ये बात भी हर बच्चे को क्लियर है भाई। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल इस पर पूछा जा सकता है और कॉन्सेप्ट वो पूछा जा सकता है जो मैंने अभी बताया कि ऐसा क्या केस हो सकता है। आपको कहा जाए चार्ज भी था, वेलोसिटी भी थी, राइट एंगल पर भी आया था, फिर भी अनडिफ्लेक्टेड चला गया एक पार्टिकल भाई। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब वहां मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रही होंगी भाई। तो ये बात हर बच्चे को क्लियर रहे, ये टॉपिक हर बच्चे को क्लियर रहे भाई। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं भाई। एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर एक फोर्स लगता है लॉरेंज फोर्स में, उस पर ट्रेजेक्टरी पूछी जा सकती है, रेडियस की रेशियो पूछी जा सकती है, टाइम पीरियड की रेशियो पूछी जा सकती है, फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है। ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है कि कौन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ट्रेजेक्टरी ड्रॉ कर दिखाइए, ऐसा आपको कहा जा सकता है भाई। तो इस तरह की बातों के साथ साथ ये फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट जान लिए, वेलोसिटी सिलेक्टर भी आपने पढ़ लिया है। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट केस बताऊंगा भाई, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट केस बता देना चाहता हूं। और ये इंपॉर्टेंट केस क्या है? ये इंपॉर्टेंट केस है 90 पे आएगा तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होगी, 0 और 180 पर आएगा तो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, और अगर किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है तो कैसी ट्रेजेक्टरी होगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लिख लीजिए भाई। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, और इसकी बात करिए इस तरह से, इसकी बात करिए इस तरह से, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल, ट्रेजेक्टरी की बात कर रही है, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ट्रेजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल, एट एन एंगल थीटा में। जब किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है, जब किसी थीटा एंगल पर एंटर करता है तो किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगी, ये आपसे पूछ लिया गया है भाई। तो किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगी ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमें बताना है कि जब किसी थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है, राइट एंगल पर नहीं आया, मान लीजिए भाई राइट एंगल पर आता है, 90 डिग्री के एंगल पर आता है तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होती है। राइट एंगल पर जब आता है तो ट्रेजेक्टरी सर्कुलर होती है, ऐसा मैंने आपको बताया है भाई। तो जब राइट एंगल पर आएगा तो
ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी, उसकी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होगी जब राइट एंगल पर आता है भाई। तो राइट एंगल पर ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, सर्कुलर होती है, 0 और 180 पर अनडिफ्लेक्टेड चला जाता है। इसके अलावा भी तो एंगल पॉसिबल है भाई। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो कंसीडर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला केस भी। किस तरह का केस है भाई देखिएगा। मान लीजिए भाई आपके सामने, मान लीजिए भाई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भाई। तो इस तरह का एक केस कंसीडर करिए आप, इस तरह का एक केस कंसीडर करिए भाई। ये आपके पास इस डायरेक्शन में ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लीजिए भैया। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैंने कंसीडर करी है। ये जेड एक्सिस है भाई इस तरफ, ये जेड एक्सिस है इस तरफ, और ये वाई एक्सिस है भाई इस तरफ। तो ये ऊपर की डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और भाई ये ओरिजिन है ओ। ये सभी को क्लियर है भाई इस तरह से। और भाई मैं आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना मैग्नेटिक फील्ड है भाई। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी भाई। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई इस तरह से। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। और भाई अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा होगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा भाई, वो सीधा चला जाएगा, एक्स में ही चलता रहेगा, अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा भाई। अगर कोई वाई में जा रहा होता तो वो इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, सर्कल में घूम जाता। अगर वो जेड में जा रहा होता तो भी इसके परपेंडिकुलर रहता और वो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी होती, उसकी सर्कल में घूम जाता। और कितनी इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने ये आ गई है अब भाई, ना तो वो 90 पे आया है और ना वो 0 पर आया है। एक चार्ज पार्टिकल है, ये x है मान लीजिए, ये y है आपके सामने, ये xy प्लेन में, xy प्लेन में उसकी v वेलोसिटी है भाई। xy प्लेन में इसकी कुछ v वेलोसिटी है इस तरह से कि इसने तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ x एक्सिस के साथ, x एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और xy प्लेन में v वेलोसिटी से ये पार्टिकल आया है, और इसने x एक्सिस के साथ, इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया है, इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया है यहाँ पर। अब 90 पे आता था तो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी थी, 0 और 180 पर वेलोसिटी होती थी तो ये अनडिफ्लेक्टेड जाता था। लेकिन अब कैसे समझूं इसको कि थीटा एंगल पर आया है तो किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगी भाई, किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगी, इस बात को कैसे समझा जाए। सबसे पहले तो आप ये लिखिए, सबसे पहले तो आप इसमें लिखिए कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, consider a uniform magnetic field B, consider a uniform magnetic field B in positive x axis, in positive x axis, consider a uniform magnetic field B in positive x axis full stop. A particle of charge, a particle of charge, a particle of charge q moving with a particle of charge q moving with velocity, moving with velocity, moving with velocity v, moving with velocity v in xy plane, in xy plane at an angle theta, at an angle theta with the magnetic field भाई, with the magnetic field भाई, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया है और थीटा एंगल बनाने पर ये इस तरह से एंटर कर रहा है। ये कैसे समझा जाए कि किस तरह की ट्रेजेक्टरी होगी और किस डायरेक्शन में ये घूमेगा भाई, क्योंकि मैंने थीटा का केस नहीं समझा भाई,
मैंने तो 90 का केस समझाया आपको कि 90 परपेंडिकुलर आने पर सर्कुलर होगा और 0 और 180 के एंगल पर अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। ये बात बार बार क्यों बोल रहा हूं भाई मैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दीजिए, आप कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि इसकी कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी भाई। क्या कि 90 पर आता है तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होती है, और अगर 0 डिग्री के एंगल पर आता है तो अनडिफ्लेक्टेड जाना चाहता है। अगर वेलोसिटी 0 डिग्री है एंगल, अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उस वेलोसिटी पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तो इस तरह से फोर्स लगाएगी कि सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री प्रोवाइड कराएगी। आ जाइए भाई समझने की कोशिश करने के लिए, कैसे आप समझ सकते हैं इस बात को। भाई ये जो v वेलोसिटी है ना इस पार्टिकल की, इस v वेलोसिटी को क्या कर दीजिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, यहां पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में। इस v वेलोसिटी को थीटा एंगल वाली साइड पर, थीटा एंगल वाली साइड पर रिजोल्व कर दूं भाई, थीटा एंगल वाली साइड पर रिजोल्व कर दूं x की डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आया, x की डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आया और उसे v cos थीटा लिखा जा सकता है। x की डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आया जिसे v cos थीटा लिखा जा सकता है, और y की डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आया जिसे v sin थीटा लिखा जा सकता है। अगर इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया जाए, अगर इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया जाए, अगर इसकी वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया जाए, तो दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करने पर आपके सामने इतनी स्पष्ट बात आ जाएगी कि भाई आप इसकी वेलोसिटी को जब दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर रहे हो तो एक कंपोनेंट तो ऐसा है जो x में आया है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आया है, इस वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा 0 डिग्री है। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, थीटा 0 हो, इस वेलोसिटी पर ये मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, ये वाली वेलोसिटी x में ले जाना चाहती है इस पार्टिकल को और लेकर जाएगी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको। लेकिन ये जो y में वेलोसिटी आई है, ये y वाली वेलोसिटी इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, 90 का एंगल बन रहा है, और जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बना रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी पर एक फोर्स लगाएगी, लॉरेंज फोर्स लगाएगी, और ऐसे इस तरह से लगाएगी कि सर्कुलर पाथ बना देगी, इसका सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बना देगी भाई इसकी। तो भाई मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर हर बच्चे को, हर बच्चा ध्यान से समझे, ये y वाली वेलोसिटी जो दी है आपको, ये परपेंडिकुलर है और ये तो चाहती है कि मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर में घुमा दे भाई। तो ये y में वेलोसिटी है, सर्कल में घुमाएंगे तो yz प्लेन में सर्कल मिलेगा इसको, yz प्लेन में सर्कुलर घूमेगी इस वेलोसिटी के कारण। मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी इस वेलोसिटी पर कि इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगी, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है, अभी आपको पता है 90 के एंगल पर जब पार्टिकल आता है तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री होती है। इस वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रही है भाई, इस वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा रही है, और ये वेलोसिटी बिना किसी डिस्टरबेंस के इस पार्टिकल को x में भी ले जाएगी। ये वेलोसिटी x में ये वेलोसिटी x में डिस्प्लेस कराएगी और ये वेलोसिटी सर्कल में घुमाएगी। सोचिए मैं सर्कल में पार्टिकल घूमता, सर्कल में ऐसा घूमता भी, एक ही जगह पर ऐसे सर्कल में घूमता, लेकिन x में भी अगर कोई खींचेगा तो ये सर्कल में घूमेगा और x में भी जाएगा, और इसका पाथ कैसा होगा भाई, हेलिकल पाथ हो जाएगा भाई। इसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिकल पाथ हो जाएगा, हेलिकल ट्रेजेक्ट्री होगी इसकी। मैं आपको बता दूं कि ये v वेलोसिटी से पार्टिकल आया था, लेकिन इसकी वेलोसिटी को रिजोल्व कर पता चलता है कि भाई जब ये थीटा एंगल पर आएगा तो इसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा, हेलिकल ट्रेजेक्ट्री होगी इसकी, हेलिक्स बनेगा भाई।
तो ये हेलिक्स बनेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा, तो ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। हर एक बच्चे को क्लियर रहे भाई। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं भाई, देयरफॉर वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स, वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स भाई, वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स vx and vy, so that it follow helical path भाई, so that it follow helical path भाई, ये हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। इतनी बात हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए भाई, हेलिकल पाथ ये फॉलो करेगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा भाई। हेलिकल में भी तो सर्कल ही है, एक सर्कल में घूम रहा है, साथ साथ आगे भी जा रहा है, तो सर्कल जो है उसका रेडियस कितना होगा ये आपको जानना था। तो सर्कुलर जो ट्रेजेक्ट्री हो गई है, उस सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में रेडियस वगैरह कितने होंगे ये और एक्सप्रेशन करना है, और बहुत आसान है भाई। आपने पहले ही ट्रेजेक्ट्री करी, बिल्कुल उसी तरह से है, सभी बच्चे समझ पाएंगे कि ये बहुत आसान सा डेरिवेशन है भाई। बस ये अगर आपको समझ में आया है कि भाई ये हेलिकल पाथ क्यों होगा, क्योंकि v वेलोसिटी को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर पता चला कि इस वेलोसिटी पर कोई फोर्स नहीं, इस वेलोसिटी पर फोर्स इसे परपेंडिकुलर पाथ देगा, सॉरी सर्कुलर पाथ देगा, सर्कल में घूमता घूमता आगे भी जाएगा x में, तो हेलिकल पाथ हो जाएगा इस तरह से। और हेलिक्स हो गया है भाई। बात आई रेडियस की, रेडियस का एक्सप्रेशन कैसे करूं, रेडियस का एक्सप्रेशन करने के लिए, रेडियस का एक्सप्रेशन जानने के लिए मैंने फिर वही लगा दिया भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और देखिए ये y में जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया है, तो अभी q इसका चार्ज है, v इसकी y में वेलोसिटी है, और b मैग्नेटिक फील्ड है, qvv फोर्स होता था ना भाई जब राइट एंगल पर आता है, लेकिन v वेलोसिटी तो इसकी टोटल वेलोसिटी है, उसने तो थीटा एंगल बनाया है। सर्कल में किसके कारण घुमा है, ये वाली वेलोसिटी, क्योंकि ये फील्ड पे परपेंडिकुलर है, और इस वेलोसिटी के कारण जो वो लॉरेंज फोर्स लगता है वो qvv फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्योंकि थीटा 90 हो गया इनके बीच में, तो vy लूंगा यहां पर, v तो टोटल वेलोसिटी है इसकी, y वाली वेलोसिटी में। और भाई सेंट्रीपिटल फोर्स भाई mv²r होता है, तो यहां पर भी वेलोसिटी y वाली आएगी भाई, यहां पर भी वेलोसिटी y वाली आएगी, क्योंकि सर्कुलर ट्रेजेक्टरी इसके कारण है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसी के कारण है। तो ये y से एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट जाए, रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया mv अपॉन में qb, mv अपॉन में qb। सभी बच्चों को याद आए, पहले भी तो यही था mv अपॉन में qb, बस वहां पर v वेलोसिटी जो दे रखी थी वो थी, यहां पर v अगर वेलोसिटी दे रखी है, तो यहां जो वेलोसिटी है वो y वाली वेलोसिटी वाली, y वाला कंपोनेंट रखना है आपको। इसलिए रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, y वाला कंपोनेंट तो v sin थीटा लिखा जा सकता है भाई। सारे एक्सप्रेशंस में मैं आपको बता दूं, सारे एक्सप्रेशन सेम रहेंगे, रेडियस का एक्सप्रेशन सेम है, बस v की जगह v sin थीटा वाली वेलोसिटी लेनी है आपको भाई। तो रेडियस कितना होगा, mv sin थीटा अपॉन में qb होगा। टाइम पीरियड पूछे भाई, एक सर्कल पूरा घूमने में टाइम भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड भाई, तो स्पीड भी y वाली स्पीड लेनी पड़ेगी भाई आपको। और भाई ये r की वैल्यू उठाकर यहां पर रख दूं 2 पाई अपॉन में y वाली स्पीड, क्योंकि y वाली के लिए सर्कुलर पाथ है इसका। और भाई ये रेडियस की वैल्यू ये वाली रख देता हूं mv अपॉन में qb, mv अपॉन में qb होता है रेडियस, और vy है, vy से vy कट गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन में qb, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन में qb। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी भी नहीं बदला भाई, क्योंकि आप पीछे पेज पलटकर देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन में qb आया है, वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, वो तो चार्ज बाई मास अपॉन चार्ज की रेशियो पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये टाइम पीरियड रहा। टाइम पीरियड अगर ये आया है तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, रेसिप्रोकल कर दीजिए भाई। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फ्रीक्वेंसी के लिए रेसिप्रोकल कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल होती है qb अपॉन में 2 पाई m। इनमें फॉर्मूलों में कोई बदलाव नहीं आया है।
तो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री वाले ही फॉर्मूले हैं, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी है, बस v वेलोसिटी कौन सी होगी, y वाला कंपोनेंट भाई, v sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा, और टाइम पीरियड भी सेम आया है, सारी चीजें सेम आई है। यहाँ पर एक नई चीज जो यहाँ पर बतानी होगी, एक नई चीज जो यहाँ पर बतानी होगी वो ये है भाई, मान लीजिए यहां से जैसे ही एंटर करता है, यहां पर एक सर्कल कंप्लीट किया, और जब तक एक सर्कुलर टर्न लेकर वापस आया तो सर्कुलर, सिर्फ सर्कुलर टर्न होता तो यहां से स्टार्ट होता और यहां से घूमकर वापस यहीं पर आ जाता। लेकिन अब हेलिकल है, यहां से टर्न होता है और जब तक सर्कल पूरा कर कर आता है, ये x वाली वेलोसिटी इसको आगे ले आती है, थोड़ा यहां पर लाके, ये वो डिस्टेंस है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस की बात करूं, एक सर्कुलर टर्न पूरा घूमने में, एक सर्कुलर टर्न पूरा घूमने में टाइम कितना लिया, अभी जो टाइम पीरियड था, और इस टाइम के ड्यूरिंग, इसी ड्यूरेशन में इसने क्या किया, x में भी डिस्प्लेसमेंट कराया है। तो भाई यहां से चला, सर्कल में घूमकर आया तो आगे आ गया तब तक, तो ये x की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक सर्कुलर टर्न पूरा लगाया है, साथ साथ x में भी लेकर जा रही है ये v cos थीटा वाली वेलोसिटी। तो हर बच्चे को ये बात क्लियर रहे कि v cos थीटा वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी लेके गई है, तो एक सर्कल पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के टाइम में जितना x में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसे पिच कहा जाता है, उसी को पिच कहा जाता है, इस हेलिकल पाथ की पिच कहा जाता है। और भाई पिच एक तरह का डिस्टेंस है, पिच एक तरह का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस तो स्पीड इनटू में टाइम लिखा जा सकता है। पिच एक तरह का डिस्टेंस है, इसलिए पिच को स्पीड इनटू में टाइम लिखा जा सकता है। स्पीड ये x वाली स्पीड है जो डिस्प्लेसमेंट करा रही है, और कैपिटल T टाइम पीरियड है, और इसलिए भाई पिच को लिखा जा सकता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था हमारा 2 पाई m अपॉन में QB, और भाई x वाली वेलोसिटी है v cos थीटा। तो ये पिच, ये एक नई टर्म ऐड हुई है बस इसके अंदर, कि भाई ये पिच होगी इस तरह से। भाई सभी बच्चों को क्लियर है बात भाई। इसके अलावा भाई आपको पता है फोर्स हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा फोर्स हमेशा ही, इसलिए सभी को क्लियर है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं भाई, कोई वर्क डन नहीं भाई, कोई मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा भाई स्पीड का, सिर्फ और सिर्फ पाथ ऐसा होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। नो वर्क डन, बिकॉज फोर्स और वेलोसिटी 90 के एंगल पर है, 90 के एंगल पर लगने वाला फोर्स वर्क डन 0 दिखाता है हमेशा ही, और ये बात सभी बच्चों को क्लियर रहेगी। तो वर्क डन यहां पर 0, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, और नो चेंज इन स्पीड भाई, वही मैग्नीट्यूड रहेगा। ये हेलिकल पाथ की बात सभी को क्लियर रहे भाई। अगले लेक्चर में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे, एक कोइल पर टॉर्क की बात करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क की बात करेंगे, जिस पर बेस्ड है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर भाई। तो बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी बच्चों के एग्जाम्स की तैयारी अच्छी होगी, और बेहतरीन तरीके से संडे टेस्ट की तैयारी करें। इस संडे का टेस्ट होगा, बहुत बेहतरीन होगा, एमसीक्यूज होंगे, और इस लेक्चर को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में कराया था वो कंप्लीट करें। और गाइस सभी बच्चे पूरी मेहनत करें भाई नंबर लाने के लिए। बहुत सिलेबस डिलीट किया गया है, पूरा मौका है आपके पास, घर बैठकर पढ़ रहे हैं आप इस साल, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप मार्क्स ला सकते हैं। तब तक गाइस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, घर पे रहिए, और स्कूल खुलने का इंतजार करिए, लेकिन पढ़ते रहिए हमेशा ही। थैंक्स गाइस।